नमस्कार। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। बॉर्डर पर किसान, अब क्या होगा आगे का प्लान? दरअसल कृषि से जुड़े 3 नए कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। 2 दिनों की गहमा गहमी और तनावपूर्ण हालात के बीच शुक्रवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न एंट्री पॉइंट से हजारों किसानों को प्रवेश करने और उत्तरी दिल्ली के मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर बैठे आंदोलित किसानों की आगे की क्या रणनीति होगी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ज्यादातर किसानों का कहना है कि वो यहां से तभी हटेंगे जब उनकी मांगे मान ली जाएंगी। अब ऐसे में किसानों का आगे का प्लान क्या है और सरकार की क्या रणनीति है आगे को लेकर, इसी पर बात करेंगे आज बड़ा मुद्दा में। एक तरफ इस किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है और इसी बीच सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि ये आंदोलन पंजाब के किसानों की तरफ से खड़ा किया गया है और ये आंदोलन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहां से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहां से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस को भी सहयोग के लिए धन्यवाद किया और एक बार फिर से कहा कि इसका रास्ता बातचीत है, ना कि आंदोलन। सुनिए। मैं हरियाणा की पुलिस का भी, मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूं कि हरियाणा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया, कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हजारों किसानों की जरूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो ये उनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। इधर मुख्यमंत्री जी हरियाणा पुलिस की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संयम से काम लिया गया, किसी तरीके का बल प्रयोग यहां पर नहीं हुआ है। लेकिन उधर राहुल गांधी ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये फोटो बड़ी ही दुखद है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। आपको राहुल गांधी का ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने एक फोटो के साथ ट्वीट किया है, लिखा कि बहुत ही दुखद तस्वीर है, नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। उधर आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं प्रियंका गांधी का, जिसमें प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि जब बीजेपी के खरबपति दोस्त आते हैं तो कालीन बिछा दी जाती है, लेकिन किसानों के लिए रास्ते खोदे जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है कि दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए वो तो ठीक है, मगर अगर सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए किसान दिल्ली आ जाएं तो वो गलत है क्या? ये सवाल करते हुए प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आप देखिए, कुछ तस्वीरों के साथ ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। इन सबके बीच अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने वाले किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने पर पंजाब के किसानों के खिलाफ कुरुक्षेत्र, पेहवा के साथ साथ शाहबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस से उलझने, बैरिकेड्स तोड़ने और हत्या के प्रयास में 11 किसान नेता नामजद किए गए। पेहवा में 6 किसान नेता नामजद किए गए। नेशनल हाईवे पर त्योड़ा के पास बैरिकेडिंग तोड़ने और अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने और रास्ता रोकने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैन समेत नेता 5 ऐसे थे जिन पर जो नामजद किए गए। अब इसको लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने भी बयान दिया है, वो भी सुनिए। नशे में चूर है, ये सत्ता के दम पर प्रजातांत्रिक तरीकों से आंदोलन कर रहे किसानों को दबाना चाहते हैं। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सर्दी में किसानों को पानी की बौछारें झेलनी पड़ी। हरियाणा प्रदेश की सरकार को चाहिए तो ये था कि वो दिल्ली को कूच करते हैं तो उनके लिए रास्ते क्लियर कराएं, परंतु इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने खुद रास्ते रोके।
तो आरोपों प्रत्यारोपों के बीच एक सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है कि आखिर आगे की रणनीति क्या है। किसानों के इस आंदोलन को सरकार कैसे शांत करेगी, क्योंकि अब तो देश के दूसरे हिस्सों से भी किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। सरकार इस आंदोलन को भले ही विपक्ष की राजनीति करार दे रही हो, तो ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि अगर वाकई विपक्ष किसानों को बरगला रहा है तो सरकार किसानों को समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। आखिर संवाद की इतनी कमी क्यों हो रही है कि नौबत यहां तक आ गई कि अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है। आखिर क्यों किसान सरकार की बात का यकीन नहीं कर पा रहे हैं, या वाकई विपक्षी पार्टियां किसानों का सहारा लेकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। बड़ा मुद्दा पे आज इसी पर बातचीत होगी और तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता बिजेंद्र नेहरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का खबरफास्ट के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बिजेंद्र नेहरा जी, आपका रुख मैं करूंगी। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तीसरा दिन है आंदोलन का और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन और ज्यादा तेज होता जा रहा है। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि आगे आप किस तरीके से स्थिति को काबू में लाएंगे, सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग, क्या रणनीति? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो किसानों को दिल्ली में बुराड़ी में उनको बकायदा मैदान दिया गया है कि शांतिपूर्वक अगर वो प्रदर्शन करना चाहें, अपना धरना देना चाहें तो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से वहां पे वो दे सकते हैं। उनको बकायदा जगह अलॉट की गई है प्रदर्शन करने के लिए। दूसरा, इससे पहले भी जब 5 जून को 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई थी, उससे पहले भी किसानों से संवाद हुआ था, उनकी राय ली गई थी और उसके बाद भी लगातार किसानों के साथ में बैठकों का दौर जारी है। और 3 दिसंबर को भी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने किसानों को बुलाया हुआ है वार्ता के लिए। ये किसानों की सरकार है, मोदी जी की सरकार हो या मनोहर जी की सरकार हो, ये किसानों ने, मजदूरों ने, गरीब लोगों ने ये सरकार बनाई है और उन्हीं को समर्पित ये सरकार है। तो किसानों के हित में ये तीनों कानून है जो कृषि कानून मोदी सरकार लेके आई है। देखिए पूजा जी, इस देश के अंदर चाहे चौधरी छोटू राम जी हों, चाहे देवीलाल जी हों, कांग्रेस छोड़ करके ही सारे बड़े किसान नेता बने हैं और सबकी एक ही मांग रही है, सब किसानों की, कि किसान को ये अधिकार मिलना चाहिए। जैसे व्यापारी अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय करता है, किसान भी अपनी फसल का दाम खुद तय करे, ये अधिकार किसान को मिलना चाहिए। ये सबकी मांग रही है शुरू से। इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस मांग को पूरा किया है। आज किसान को देखिए, एमएसपी, मंडी के अंदर एमएसपी पे अपनी फसल को बेचने की गारंटी जो पहले थी वो आज भी है। मंडी की व्यवस्था पुरानी वो आज भी है, लेकिन किसान को एक अतिरिक्त विकल्प दिया है कि वो अपने मर्जी से अपने दामों पर अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। ये बहुत बड़ा काम है। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि सरकार ये कानून लेकर के आई है, किसानों को पहली बार ये अधिकार मिला है, लेकिन मुझे बताइए कि किसान कहां पर इस अधिकार की मांग कर रहे थे, कहां पर कह रहे थे कि आप ये 3 कृषि कानून लेकर आइए? क्या पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, यूपी के किसान आ रहे थे आपके पास, कह रहे थे कि हमें 3 कृषि कानून चाहिए? ये देखिए पूजा जी, पूरे जब से देश आजाद हुआ है किसानों की एक मांग थी। मैं स्वयं किसान हूँ, गाँव में रहता हूँ, मुझे पता है। किसानों की एक ही मांग थी कि जब व्यापारी अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय करता है तो हम अपनी फसल का दाम खुद तय करके क्यों नहीं बेच सकते। ये बहुत पुरानी मांग थी, तो फिर आज विरोध क्यों हो रहा है सर? ये हमने पूरी की है। आज देखिए पूजा जी, मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। विरोध कहाँ हो रहा है? विरोध हो रहा है सिर्फ पंजाब में। पूरे देश भर के जो किसान हैं वो इसको स्वागत कर रहे हैं और हरियाणा के किसानों ने भी नकार दिया इनको। और पंजाब में कौन करा रहा है? कांग्रेस पार्टी करा रही है। किस लिए करा रही है? चुनाव के लिए करा रही है। ये अब तो यूपी के किसान भी आ गए हैं आंदोलन में। मैडम, यूपी के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। उपचुनाव जो हुआ था, सारी सीटों को बीजेपी को जिताया जनता ने। मैं वही पूछ रही हूँ ना, तो यूपी के किसानों को किसने गुमराह कर दिया? वहां पर कौन स्पॉन्सर कर रहा है? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 7 दिन पहले, 10 दिन पहले उपचुनाव हुए हैं 58 सीटों पर देश के अंदर, जिसमें से 42 सीटें किसानों ने बीजेपी को जिताई है और यूपी की सारी सीटें जिताई है और कांग्रेस की सब जगह जमानत जब्त हुई है। पंजाब में प्रचंड बहुमत मिला है हमें। भारतीय जनता पार्टी को क्या किसानों ने नहीं जिताया? क्या पूरे देश में किसान नहीं है क्या? किसानों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमें जिताया और कांग्रेस की जमानत जब्त कराई है। ये कांग्रेस जो राजनीति कर रही है झूठ की, पंजाब की सरकार जो आंदोलन करा रही है अपने लोगों से, ये कांग्रेस का अपना आंदोलन है। किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा प्रदेश के किसानों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इसमें भाग न लेकर के लौटती हूँ आपके पास विजेंद्र जी, लौटती हूँ आपके पास। बजरंग दास जी, मुझे बताइए, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि पंजाब सरकार इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रही है, हरियाणा के किसानों की भागीदारी इसमें है नहीं, और अभी विजेंद्र नेहरा को भी आपने सुन लिया, वो भी यही बात कह रहे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, क्यों बरगला रही है किसानों को? मैडम जी, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है
एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुले तौर पर टीवी के सामने इतनी झूठी बात कर सकता है, ये एक प्रदेश के लिए बड़ी भारी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मेरे साथी नेहरा जी, जो मैं मानता हूं बड़ा अच्छा वक्ता है बीजेपी के, मगर देखिए ये क्या कहते हैं, हरियाणा के किसानों का धन्यवाद। हरियाणा का किसान सड़कों पे है, आंदोलन की पहल करने वाला किसान है, और यहाँ तक कि आप देखिए देश के इतिहास में पहली बार हुआ है भी पुलिस के कर्मचारी सरकार के आदेशानुसार रास्ता रोक रहे हैं, सड़कें खोद रहे हैं, सड़कें तोड़कर रास्ता रोक रहे हैं, मटियां घेर रहे हैं, यहाँ तक कि किसानों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं और कैंपरों के माध्यम से पानी की बौछार कर रहे हैं। ये कहते हैं हरियाणा के किसान नहीं है। बजरंग दास जी, हरियाणा बजरंग दास जी, इतनी तकलीफ आपको हो रही है, सर एक छोटा सा सवाल, आपको इतनी तकलीफ हो रही है किसानों की इस दशा को देखते हुए, तो क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ट्वीट के जरिए लगातार ट्वीट वॉर किए जा रहे हैं, क्यों सड़कों पर आज नजर नहीं आते हैं? मैडम जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आई थी, पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, पूरे देश के अंदर जगह जगह कांग्रेस पार्टी ने उसका किसानों का समर्थन करते हुए। सर आज कहां पर है कांग्रेस? मैं आज की बता रहा हूं, मैं हमारे सारे नेता इनके धरने प्रदर्शन में कल भी गए हैं। आप देखिए बहन कुमारी सैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष कल किसान नेताओं से मिलकर आई है, साथ गई है, सुरजेवाला गए हैं, उड्डा साहब गए हैं, दीपेंद्र गया है, पूरे कांग्रेस की टीम लगातार खुला समर्थन कांग्रेस का कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, अगर हरियाणा के किसान आंदोलन पर नहीं थे तो 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को घरों से पुलिस प्रशासन ने किसानों को क्यों गिरफ्तार किया? सड़कों के ऊपर हरियाणा के किसानों को क्यों गिरफ्तार किया? जवाब दीजिए हरियाणा के विजेंद्र नेहरा जी, विजेंद्र नेहरा जी, आपके सामने बजरंग दास जी की बात का भी जवाब दीजिए। एक बात मैं भी जोड़ना चाहूंगी, आप कह रहे हैं पंजाब के किसान हैं, मान लिया पंजाब के किसान हैं, लेकिन है तो इस देश के किसान ना, वो कोई आतंकवादी थोड़ी ना आप रोक रहे हैं उनको। किसान यूनियन के प्रदेश देखिए गुरुग्राम के ऊपर अम्बाला में पर्चा दर्ज, करनाल में पर्चा दर्ज। बजरंग दास जी एक बार जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए नेहरा जी। इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए गर्ग साहब, एक तो देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता थे, संजीव जी नाम था शायद, उन्होंने स्वयं टीवी डिबेट में मेरे साथ स्वीकार किया जी न्यूज पे और हरियाणा न्यूज पे भी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए भोजन का और रहने का प्रबंध कर दिया है, और हाँ कांग्रेस पार्टी इसके पीछे, आप बताइए हम क्या करें, उन्होंने स्वयं ये बोला है। तो आप देखिए, आप लोगों को तो प्रवक्ता टीवी पे बैठ के। एक बात पूछता हूँ, किसी को अन्न खुआना, किसी को रोटी दाल देना, नहीं कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन देखिए उनको हमारा फर्ज नहीं बनता। गर्ग साहब देखिए, मैं गर्ग साहब आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं गर्ग साहब आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने नंबर पे मेरी बात का जवाब देना, आप अपने नंबर पे मेरी बात का जवाब देना, आप नोट कर सकते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। देखिए मेरा यही कहना है गर्ग साहब कि आपकी जो पार्टी है वो राजनीति के कारण किसानों को भड़का रही है, उनको उकसा सर आप रही है। मौका क्यों दे रहे हैं? सर मौका क्यों दे रहे हैं नेहरा जी, क्यों मौका दे रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, 3 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई बात करने के लिए, लेकिन ये जो बीच के इतने दिन हैं, 26 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक के, किसान कहां पर रहेंगे, क्या करेंगे किसान? सोचा आपने इस बारे में? देखिए मैडम 28 तारीख आज है, 4 दिन बीच में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, और इससे पहले भी किसानों से कई दौर की वार्ता चली है, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसानों से कोई बात हो रही है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 3 सांसदों की कमेटी बनाई थी शुरू में, और तीनों सांसदों की कमेटी ने खुले रूप से किसानों से, फिर से वही सवाल, जब बातचीत की तो फिर क्यों बातचीत सफल नहीं हो पाई, क्यों किसानों को समझा नहीं पाए? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि तीनों सांसदों की कमेटी ने किसानों से सुझाव लिए थे, और उन तीनों सांसदों ने माननीय जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है उनसे जाकर के किसानों को मिलवाया था, उनके सुझाव शामिल कराए थे। तो ऐसी बात नहीं है पहली बार ये बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, बातचीत पहले भी हुई है।
लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आ रहे हैं पंजाब में, वो राजनीति के कारण, चुनाव जीतने के कारण किसानों को भड़काकर अपनी राजनीति करना मैं चाह रहे हैं। लौटती हूँ, आप दोनों के पास लौटती हूँ। ओंकार सिंह जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। ओंकार सिंह जी बताइए, सरकार तो कह रही है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इसको देखते हुए वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। आईएनएलडी क्या कर रही है? ओंकार सिंह पूजा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सभी प्रवक्ताओं को बराबर का टाइम दीजिए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल मेहरबानी होगा। बिल्कुल। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं। चलो, उन्होंने ये तो मांगा कि पंजाब के किसान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या भारत में लोकतंत्र है या तानाशाही है? अगर वो पंजाब का किसान है या हरियाणा का किसान है, अगर सड़क के रास्ते, राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते दिल्ली जाना चाहता है, तो उसको किस कानून और किस नियम के तहत रोकना चाहते हैं? बिल्कुल, ये सवाल तो मैं भी कर रही हूँ ओंकार सिंह जी। और दूसरा, मैं अपने भाई विजेंद्र मेहरा जी कह रहे हैं ये कांग्रेस का प्रायोजित है। मैं जवाब देता हूं। कहते अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते, इनकी जिम्मेवारी है। और सबसे बड़ी बात है, किसान किसी भी पार्टी का नहीं है, किसान हर एक पार्टी में है। सबसे पहले वो किसान है, उसके बाद वो इनेलो का, कांग्रेस का है, बीजेपी का कार्यकर्ता है। जब पेट की बात आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इनको सड़कों पे हजारों लाखों किसान नजर नहीं आ रहे। और ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये कहते हैं हरियाणा का किसान नहीं है, तो जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं वो हरियाणा वालों पे क्यों हो रहे हैं? फिर सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी किसानों का तो धन्यवाद करें, हरियाणा वालों का। हरियाणा के किसानों ने तो ये आंदोलन शुरू किया था, पंजाब में बाद में आंदोलन में गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और हमारा 1984 में एक कानून बना था कि कोई भी व्यक्ति, भले वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, डीजीपी महोदय और मुख्य सचिव ने करनाल के आगे सड़क 10-10 फुट तक गहरी खुदवा दी। किस नियम के तहत खुदवा दी? क्या वो उग्रवादी थे? क्या वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, गोला बारूद लेके जा रहे हैं? और फिर वो हरियाणा में प्रदर्शन नहीं करना चाहते, वो जाके दिल्ली प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसमें इनको क्या तकलीफ है? एक जवाब ले लेते हैं ओंकार सिंह जी, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं शंभू जी का रुख करूंगी। देखिए, नेहरा जी बताइए कि क्यों, अगर हरियाणा के किसान आंदोलन में है ही नहीं, तो हरियाणा के किसानों के खिलाफ क्यों मामले दर्ज आप कर रहे हैं? देखिए पूजा जी, मैं एक तो सबसे पहले इन्होंने रास्ते रोकने की जो बात की है, मुझे लग रहा है इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हैं साथी हमारे जी, बड़े भाई हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए, किसानों को पूरी छूट है, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उनका स्वागत है। और ये सरकार तो किसानों की सरकार है, हमने उनको छूट दी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी फैली हुई है और शासन, जो प्रशासन है, उसको यातायात व्यवस्था का और कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए पूजा मैडम, अगर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर अगर दिल्ली में पहुंचेंगे तो आप लगाइए कि यातायात व्यवस्था क्या रहेगी, कहीं एम्बुलेंस जा रही है। मुझे एक बात बताइए नेहरा जी, मुझे एक बात बताइए, सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। नेहरा जी एक बात बताइए, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए गए, उसके पीछे क्या कारण था? और कोरोना का हवाला आप जो दे रहे हैं, क्या अब इतने तमाम इंतजाम करके आप किसानों को रोक पाए क्या? देखिए, किसान तो गए ना। देखिए, अपनी तरफ से प्रशासन यातायात की और कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने प्रयास करता है। उन्हें प्रयास करना चाहिए। मैडम देखिए, बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है और किसानों को एक बकायदा मैदान देना, उनको बकायदा मुझे कहना। एक बात समझा दीजिए, महामारी का दौर चल रहा है, महामारी में 3 कृषि कानून लाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही थी आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों को बकायदा हमने ये भी बोला है कि आप कोई एक रैली स्थल चुन लीजिए, सरकार आपको परमिशन देगी, आप शांतिपूर्वक तरीके से कोरोना में ध्यान रखिए, अपना प्रदर्शन करिए, अपनी बात रखिए, कौन मना कर रहा है? हम तो किसानों के साथ में हैं। और जहां तक आपने कानून लाने की बात करी है मैडम, आप मुझे बताइए कि 2019 के लोकसभा के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी स्वयं लिखती है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार करके डायरेक्ट मार्केटिंग करने का रास्ता हम किसान को देंगे, जो कानून हमने मैं ये सवाल पूछूंगी, बजरंग दास जी से सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन शंभू जी से करते हैं कांग्रेस वाले। नेहरा जी लौटती हूँ मैं आपके पास। और दूसरा शंभू जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, तमाम एक प्रवक्ताओं के यहाँ पर आप बयान सुन रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास नेहरा जी। शंभू जी एक बार भी नहीं बोल पाए हैं, उन्हें मौका देने दीजिए। शंभू जी मुझे बताइए, तमाम प्रवक्ताओं के बयान आप सुन रहे हैं, रिएक्शंस आप सुन रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो आपने आज तस्वीरें देखी होंगी टिकरी बॉर्डर पर
सिंघू बॉर्डर पर और बुराड़ी प्रदर्शन स्थल पर भी कुछ किसान वहां पर भी पहुंच चुके हैं हजारों की संख्या में। किसानों की रणनीति आपको क्या समझ में आती है? किसान किस तरीके से, क्या सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं, तभी अलग अलग संख्या में आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगह पर किसान इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि पहले तो रणनीति यही समझ में आ रही थी कि दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन करेंगे, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आप क्या बड़ी चूक मानते हैं? क्योंकि सरकार कह रही है कि राजनीति से प्रेरित है, विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं। क्या वाकई किसानों का आंदोलन है ये, या राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं इस आंदोलन के जरिए? देखिए, यहाँ दो तीन बातें अहम है। पहली बात तो ये है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे राज्य में हो या फिर केंद्र में हो, किसानों की समस्या को वो हल नहीं करना चाहते हैं। कृषि की जो कृषि रिफॉर्म की जो बात हो रही है, चाहे केंद्र स्तर पर हो, और कृषि राज्य का भी सब्जेक्ट है, तो राज्य स्तर पर भी बात हो, तो वहाँ पे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी और दल की सरकार हो, भारत के इतिहास में 1960 के दशक से हम देख रहे हैं कि कृषि को लेकर के कोई भी दल संजीदा नहीं है। पहली बात, सभी पार्टियों को केंद्र में रहने का मौका मिला है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कृषि रिफॉर्म पे नियत के साथ काम नहीं किया है। और 90 के दशक के बाद ऐसा हुआ है कि कृषि का जो मुद्दा है वो हमारी जो विदेश में जो उदारीकरण है उसके थ्रू तय हो रही है। हम भारतीय स्तर पर कृषि को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपने कृषि के मुद्दों को हम दरकिनार करते गए हैं। और इसी का रिजल्ट आप देखते हैं कि आज सरकार जो है तो किसानों से बिना बात किए 3 कानून लेकर के आई है। पहले उन्होंने किसी भी किसान से कोई संवाद नहीं किया कानून बनाने के टाइम में। अब जब उन्होंने कानून बना दिया है और किसानों को आशंका है, तीनों कानून को लेकर के आशंकाएं हैं, तो उस आशंका को हल करने की बजाय वो उसे राजनीति से प्रेरित मान रही है कि ये इसमें इसके पीछे राजनीति है या राजनीति दल है। मान लीजिए कि इसके पीछे अगर राजनीति है भी, तो सरकार का काम है कि अगर किसानों के मन में आशंका है तो उसको आप दूर कीजिए, उसे जनता के सामने, उसे किसानों के को बात कीजिए, संवाद करिए, बजाय जो आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, जगह जगह रास्ते खोद रहे हैं। तो ये करने की बजाय अगर आप उनसे बात करें तो शायद समस्या हल हो सकती है। लेकिन चूंकि सरकार एरोगेंट है, सरकार नहीं चाहती है कि हम बात करें, एक तरह से सीधे कानून। लेकिन शंभू जी, सरकार ये भी कह रही है कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कितने दिन हमारे कृषि मंत्री ने आकर के टेलीविजन पे बयान दिया हो कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और हम उनसे बात करना चाहते हैं। एक तो सरकार अपने लेवल पे आंदोलन को खारिज कर रही है, उसे विरोधी राजनीति कह करके किसान के मुद्दों को ही खारिज कर दे रही है। तो ये तो सरकार की नीयत में है कि सरकार अपनी बात को एज ए लोकतांत्रिक देश में इस तरह से कोई कानून नहीं बनता है और इस तरह से कोई कानून नहीं थोपा जाता है। कानून बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। आप पहले पब्लिक एड्रेस में आते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये कानून आप बनाने जा रहे हैं, एक्सपर्ट की राय लेते हैं, उस पर पब्लिक ओपिनियन डेवलप करते हैं, फिर आप कानून के मसौदे तक पहुँचते हैं। यहाँ तो ये होता है कि कानून बन जाता है, संसद में पास हो जाता है, उसके बाद सीधे देश पे थोप दिया जाता है। तो उसमें असंतोष तो होगा जब तक आप जो पार्टी जो लोग हैं वो असंतोष हैं। अब देखिए कि इनके 3 कानून को ही आप देखिए, तो इसमें जो पहला कानून है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020, इसमें किसानों को क्या डर है? उसको डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। फिर जो सरकार ने ही ई-नाम जैसे पोर्टल लॉन्च किया है उसका क्या होगा? सरकार इस पे जवाब दे रही है बार बार कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, मंडियां खत्म नहीं करेंगे, लेकिन नई व्यवस्था से किसानों को एक मंडी से दूसरे मंडी पर फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। ठीक है शंभू जी, मैं सवाल करती हूँ नेहरा जी से, फिर से आपके पास लौटूंगी। नेहरा जी, मुझे बताइए, 3 कृषि बिल आप लेकर के आए, फिर वो कानून बन जाते हैं, एक माध्यम होता है जिसके लिए आप कानून लेकर के आ रहे हैं, उन्हें तो समझाइए कि कानून में है क्या।
क्या किसी जनप्रतिनिधि ने लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की? जब चुनाव का समय होता है तमाम रैलियां की जाती हैं, प्रचार किया जाता है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण कानून जिसे आप कह रहे हैं किसानों के हित में आप वो लेकर आ रहे हैं, कितने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई, उनसे बातचीत की गई, जिसके बाद ये कानून बनाए गए। किसानों के लिए आप कानून लेकर आ रहे थे, क्या आपने किसानों के साथ पहले बातचीत की, उन्हें समझाया कि किसानों को कि ये कानून जो है वो आपके हित में है? देखिए, बिल्कुल बातचीत की पूजा मैडम, और मैं बताना चाहूंगा आपको कि केंद्र सरकार ने जो तीनों कानून बनाए हैं, चाहे वो वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा है अध्यादेश, चाहे वो मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अध्यादेश है, चाहे वो आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश के रूप में जो कानून बने हैं, ये तीनों ही कानूनों की अगर हम बात करें मैडम, तो इसके अंदर जो एपीएमसी एक्ट बना था 1955 में जी, उसमें आप मुझे बताइए कि कहाँ हमने छेड़छाड़ की है, हमने कहाँ मंडी व्यवस्था खत्म की है, या कहाँ हमने एमएसपी खत्म की है? लेकिन सर आप यही बात लिख के दे दीजिए ना। हाँ मैडम सुनिए, मैडम सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ना समझिए चीज को। मैं किसान हूँ, किसानों के बारे में जानकारी रखता हूँ। एपीएमसी एक्ट के अंदर मंडी के परिधि के अंदर किसान अपनी फसल को बेच सकता था। एमएसपी तो पहले, अब मैं कांग्रेस से एक सवाल करता हूं मैडम, मेरा जवाब कर साहब नोट कर लीजिए, आप देना बाद में, कि आपने 70 साल में क्या आपने एमएसपी पे कोई कानून बनाया? नहीं बनाया। तो आज आप मांग क्यों कर रहे हैं? पहली बात, एमएसपी तय होती है कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पे। वो पहले भी वही फार्मूला था, आज भी वही फार्मूला है। और आज हमने सभी फसलों की एमएसपी पे खरीद की है। हमारी फसलें, देखिए पिछली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की थी हमने, अब की बार 6 लाख मीट्रिक टन की है। तो मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुरानी व्यवस्था थी मंडी की और एमएसपी की, वो वैसी ही जारी है। अगर कोई उससे ज्यादा पे बेचना चाहता है, उसको कोई बाहर ज्यादा रेट देता है तो वो बाहर बेचे, अगर उसको एमएसपी तक अपनी फसल को बेचना है तो मंडी में बेचे। मैं आपकी बात मान भी लूं, आपकी बात में मान भी लूं। नेहरा जी, एक सवाल आपको मौका दिया जाएगा, मेरे पास पूरा वक्त है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मैं बस ये समझना चाह रही हूँ कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, लेकिन किसान आपकी बात कैसे माने? क्योंकि किसानों से हम ग्राउंड लेवल पे जाकर बात कर रहे हैं। नेहरा जी, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी कि खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल खुद जाकर किसानों से बातचीत कर रही हैं, और जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो पूरा आंदोलन है ये कांग्रेस करवा रही है, मैं इस पर आपको जवाब देना चाहूंगी कि जब किसानों से पूछा गया कि सरकार तो बार बार कह रही है कि कांग्रेस की तरफ से आंदोलन करवाया जा रहा है, आप कांग्रेस को लेकर क्या मानते हैं कि कांग्रेस ने अपने 70 साल के शासनकाल में किसानों के लिए क्या किया? जो किसान बीजेपी के इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं ना, वो किसान कांग्रेस को लेकर भी कुछ अच्छा नहीं बोल रहे। वो तो खुद कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो खुद इस बात का जिक्र करे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की गई। तो आप बार बार जो कांग्रेस का हवाला देकर के बता रहे हैं ना कि कांग्रेस ये आंदोलन करवा रही है, इसको लेकर के कांग्रेस जो किसान है वो तो खुद मानने को तैयार नहीं है। वो तो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी 70 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कैसे किसान आपकी बात मान ले? कैसे भरोसा हो जाए उनको कि एमएसपी खत्म नहीं होगा? वो चाहते हैं आप लिखित में आश्वासन दे दीजिए, एक और कानून ले आइए। जब आप 3 कृषि कानून ला सकते हैं, चौथा कानून लाने में कहां तकलीफ आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले पूजा जी कि आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हमने जो, मैं आपको देश भर में अब तक 297.51 लाख मीट्रिक टन जो धान है, 56,168.95 करोड़ रुपए से हमने एमएसपी पर अब तक खरीद कर ली है। अब आप मुझे बताइए, अगर एमएसपी बंद हो जाती पूजा मैडम, तो हम ये खरीद कैसे कर लेते? पहली बात। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने तो वास्तव में कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारे किसान भाई इस तरह की बात कर रहे हैं, वो तीनों कानूनों का अध्ययन करें। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हम लेके आए छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तुरंत लौटती हूं, आप सभी के पास चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस लौटेंगे, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। 9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric.
स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी है किसानों के मुद्दे को लेकर। बजरंग दास जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी मैं। मुझे बताइए, आज आप जिसकी वकालत कर रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आपका जो मैनिफेस्टो आया था उसमें भी तो आपने तमाम बातों का जिक्र किया था। आज जब बीजेपी वही कर रही है तो आप वकालत करने के लिए आ गए? पूजा जी, आपने हमेशा प्रदेश के किसान के हित के अंदर काम किया और फैसला लिया। मेरे साथी नेहरा जी ने पूछा कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस के राज के अंदर 2005 में हरियाणा में सरकार बनी थी। सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर 1600 करोड़ रुपए जो किसानों के बिजली के बिल थे वो माफ किए थे। 72,000 करोड़ रुपए का किसानों पे जो कर्जा था केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर वो माफ किया। और मेरे साथी कहते हैं एमएसपी के ऊपर सरकार ने क्या किया। आप हरियाणा का रिकॉर्ड देख लीजिए। 2007 के अंदर हरियाणा विधानसभा के अंदर कानून पास किया गया था, किसान की फसल एमएसपी रेटों से कम कोई भी खरीद नहीं होगी। आज भी इतिहास के अंदर 2007 के अंदर हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे राज्य के अंदर पास हुआ। उसके अलावा कानून क्यों नहीं लेकर आए सर बजरंग दास जी? आप क्यों कानून? मैडम, कानून बनाया नहीं। हरियाणा में आज भी कानून कौन सा बना दिया बताइए? ये 2007 का गण साहब, आप मुझे बताइए, आपकी भारत में सरकारें रही है, कब कानून बनाया आपने? मुझे बताइए, मुझे भी इस बात का भी जवाब दीजिए जरा। आप खुद को किसान हितैषी बताते हैं। खैर, अब तो जनता ने आपको नकार दिया है बजरंग दास जी, उसके भी कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन मुझे एक बात समझाइए बजरंग दास जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट 70 साल में आप क्यों नहीं ला पाए, क्यों लागू नहीं करवा पाए स्वामीनाथन रिपोर्ट? खुद को किसान हितैषी बताते हैं आप। आपने एक बात कही, जनता ने आपने नकार दिया। जनता ने भारी बहुमत से 22 इलेक्शन के अंदर, अरे 58 सीटों में से 42 पर बीजेपी जीती है। आपकी गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश में जमानत जब्त होगी और आप कह रहे हैं जनता ने आपको नकारा नहीं है। अरे गण साहब, आपकी जमानत जब्त होगी, मेरी बात सुनो। आपकी जमानत जब्त हुई है। बीच में नहीं उपचुनाव में आपकी जमानत जब्त होगी और आप कह रहे हैं नकारा नहीं है। लोकसभा के अंदर आपके पास नेता प्रतिपक्ष के लिए पद नहीं छोड़ा। आपके पास इतनी भी सीटें नहीं आई देश में कि आप अपने नेता प्रतिपक्ष को चुन सके। फिर कह रहे आप नकारा नहीं है। आपकी पूरे देश के अंदर जमानत जब्त होगी। बिहार में 70 सीटों से आप 19 सीटों से आगे। आपने वहां भी बेड़ा गर्क करा दिया। आपके बंटी और बबली जहां भी जाते हैं वहीं हरवा के आते हैं। पहले यूपी में बंटी बबली ने हरवा दिया, विजेंद्र नेहरा जी। विजेंद्र नेहरा जी, एक बात कहूं, विजेंद्र नेहरा जी, आप भी ना अभी विरोधाभास वाली बात कर रहे हैं। नेहरा जी, एक बात सुनिए, एक तरफ तो आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगला रही है। अगर जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है तो इतना प्रभाव कैसे हो रहा है जनता का कांग्रेस पर, मुझे ये बता दीजिए जरा एक बार। देखिए पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूजा जी पूरे देश भर के अंदर किसान है, पूरे देश भर के अंदर किसान है। गर्ग साहब सुनिए, पूरे देश भर के अंदर किसान है पूजा जी, और हर राज्य के अंदर भारी मात्रा में किसान है। तो आप मुझे बताइए कि पंजाब के अलावा ये और प्रदर्शन कहीं क्यों नहीं हो रहा? मेरा बड़ा सीधा सवाल है पूजा जी। पूरे देश के अंदर किसान रहते हैं और 58 सीटों पे उपचुनाव जो हुआ है अभी, उसमें से 42 किसानों ने बीजेपी को जिताई है। तो अगर कहीं आंदोलन होता, किसान नाराज होते, तो हमें क्यों वोट देते? एक रिएक्शन ओंकार सिंह जी से ले लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। ये पूजा जी, कांग्रेस की जमानत जब्त कर दी लोगों ने। ठीक है, ठीक है। ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी बार बार कह रहे हैं ये लोग कि पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं और कोई किसान विरोध नहीं कर रहा, देश में और किसी जगह पर विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं। पूजा जी, बहुत अफसोस की बात है कि इनको किसान नजर ही नहीं आ रहा। ये पहली बात में किसान आंदोलन को नकार रहे हैं। फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 3 तारीख की मीटिंग किसके साथ रख रहे हैं ये और क्यों रख रहे हैं? अगर वो किसान ही नहीं है तो किसान के लिए मीटिंग कौन सी रख रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी पक्ष, किसी वर्ग के लिए कानून बनता है, उस वर्ग में खुशी की लहर होती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसान के फायदे के लिए 3 कानून ये बोलने बना दिए और किसान सड़कों पे है। ऐसा कैसे हो सकता है? 3 महीने तक किसान खुद रहा था। एक व्यक्ति को वो खुशी आपने देखी नहीं कि लेना चाहते हैं और वो व्यक्ति फायदा लेना नहीं चाहता। 3 महीने तक किसान बड़ा खुद रहा था पूजा जी। मैं बताना चाहूंगा इनको, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा, आप मेरा जवाब ले लीजिए 30 सेकंड का। पहले मेरी मैं ये कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड का जवाब देना चाहूंगा, काउंटर में आप सुन लीजिए। जो वर्ष 2013 और 14 में आधे नंगे होके इनके ओम प्रकाश धनखड़ जी और सुभाष बराना जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपके, आधे नंगे होके सड़कों पे ये कह रहे थे कि 2100 रुपए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। आज 6 वर्ष हो गए इनकी सरकार को, 1975 रुपए आप दे रहे हैं। ये कहनी और कथनी में अलग अलग है
और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र मोदी ओंकार जी सिंह ने जी, भी मुझे एक बात बताइए, अगर एमएसपी तय होकर भी अभी भी एमएसपी के अनुसार रेट नहीं मिल रहा है किसानों को, तो वो तो कृषि कानूनों की वजह से नहीं हो रहा ना। ऐसा मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये कहते हैं कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखेंगे, मंडियां नहीं तोड़ेंगे, अदालती कार्रवाई चालू रहेगी, तो ये बात ये कहते हैं किसान की यही मांग है, तो ये लिखित में क्यों नहीं दे देते? इनकी बात पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री लगातार जुमले पर जुमले 6 साल से ऐसे पिला सर, इनके प्रधानमंत्री क्या होता है ओंकार सिंह जी? किनके प्रधानमंत्री? मुझे पहले बता दीजिए, आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या वो? मेरे प्रधानमंत्री मेरे लिए नहीं है क्या वो? प्रधानमंत्री वो तो ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना ओंकार सिंह जी। चलिए ठीक है, ठीक है। शंभू जी से एक रिएक्शन, फिर लौटती हूँ आपके पास। शंभू जी, बार बार सरकार कह रही है पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा का किसान इसमें शामिल नहीं है, और कहीं देश में कोई भी किसान, किसी भी जगह का किसान इसमें शामिल नहीं है, केवल और केवल पंजाब का किसान इसमें शामिल है। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? अगर पंजाब का किसान ही वाकई इसमें शामिल है, तो देश की 140 करोड़ की आबादी में से क्या एक वर्ग को ये छोड़ देंगे? सबका साथ सबका विकास की बात जो बीजेपी करती है, पंजाब में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो क्या पंजाब के किसानों को छोड़ दिया जाएगा? दरअसल में मैं यही चीज अभी कहना चाह रहा था कि बार बार बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से मुद्दों को खारिज करने के लिए आप एक किसान आंदोलन को एक तो राजनीति से प्रेरित बताते हैं, दूसरी बात कि आप ये कहकर खारिज करते हैं कि इसमें केवल पंजाब के किसान हैं। क्या पंजाब के किसान इस देश के नहीं है क्या उनके मन में अगर असंतोष है तो वो अपनी बात कहाँ रखेंगे? तो ये जो बीजेपी की तरफ से लगातार मुद्दों को खारिज करने के, किसान की मांगों को खारिज करने की जो बात है, ये गले से नहीं उतरता है। और बीजेपी सरकार को ये देखना पड़ेगा सरकार को कि आप किसी भी क्षेत्र के मुद्दे को आप क्षेत्र का बता करके, या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां के मुद्दों को बता करके, राजनीति बता करके इसको खारिज नहीं कर सकते। दूसरी जो बार बार बीजेपी तर्क देती है कि अभी जो उपचुनाव हुए, चाहे विधानसभा चुनाव हुए, उनमें उनको विजय मिली है, तो चुनाव को आप किसी आंदोलन या किसी मुद्दे से उसकी तुलना नहीं कर सकते। चुनाव की हार जीत एक अलग मुद्दा है, और आप ये नहीं कर सकते कि जनता में असंतोष नहीं है, या जनता की मांगे सही नहीं है, या जनता जो कह रही है वो गलत है। तो क्योंकि हमें चुनाव में चूंकि जीत मिल रही है तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं वही सही है, ये हमेशा ये बात सही नहीं है। एक लोकतांत्रिक सरकार की तरफ से ऐसा कहा जाना उनके तानाशाहीपन को दिखाता है, उनकी सोच है, उसकी सोच के दिवालियेपन को दिखाता है कि आप देश के कहीं के भी नागरिक को, कहीं के भी मुद्दे हों, आप आंदोलन को हार जीत से नहीं जोड़ सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। अभी आप देखिए कि सरकार बार बार कानून का दावा कर रही है। आप देखिए 1960 के बाद भारत में पहली हरित क्रांति के बाद, दूसरी हरित क्रांति के बाद क्या कोई हरित क्रांति हुई है क्या? अभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लीजिए तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ही पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, और यही बीजेपी की केंद्र सरकार कह चुकी है कि वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट पूरी तरह लागू हो ही नहीं सकती है। 100% इनके मंत्री कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं। चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे मंडियों में सुधार का मामला हो, चाहे भंडारण का मामला हो, आप देखिए कि हम मीडिया के पास ऐसे सैकड़ों रिपोर्ट है जिसमें कि अनाज और फल सब्जियां सड़ जाती हैं रखरखाव के अभाव में। हमारे पास मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास अनाज भंडारण का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसमें निवेश कौन करेगा? उसमें केंद्र ही निवेश करेगा, राज्य ही निवेश करेगा। और ये जो बार बार कांग्रेस एक बात कहती है कि हम तो किसान हितैषी हैं, फसल कहीं भी बेच सकते हैं। आप बताइए कि कांग्रेस जो बार बार एक ही बात का जिक्र करती है कि हमने किसानों के लिए इतना कुछ किया है, हम किसान हितैषी हैं, लेकिन क्या 70 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने किसानों के लिए वो किया जो करना चाहिए था? आज तो विपक्ष में बैठ करके कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है, और मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठकर सवाल उठाना आसान भी होता है, लेकिन जब कोई भी है पूजा जी, इस वक्त कोई भी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी ने किसानों को एक मुद्दा बना के छोड़ दिया है। जैसे एक समय में हम दलितों के मुद्दे पे राजनीति होती थी, उसी तरह से किसानों को राजनीति का मुद्दा बना के दे दिया, फुटबॉल बना के छोड़ दिया इन राजनीतिक दलों ने। किसी भी सरकार ने उनके साथ ईमानदारी नहीं बरती है, किसान को हमेशा फुटबॉल बना के छोड़ा इन लोगों ने। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास।
विजेंद्र नेहरा जी, मुझे एक सीधा सवाल आपसे पूछना है कि किसानों से आपने कहा कि पहले भी बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन किसान माने नहीं। हम लगातार अभी भी देख रहे हैं, जब हम किसानों से बात कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून तो वापस लेने पड़ेंगे, हम वरना यहाँ से जाएंगे नहीं। 6-7 महीने का राशन बांध के वो अपने साथ में आए हैं। बातचीत से मसला सुलझ नहीं रहा है। वो कह रहे हैं चौथा कानून आप और ले आइए या फिर इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए। सरकार कैसे समझाएगी? अब कैसे बातचीत करेंगे आप किसानों से जब वो नहीं सुनने को तैयार हैं? वो सीधा एक ही बात पे अड़े हैं कि आप चौथा कानून लेकर के आइए या फिर 3 कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए। कैसे समझाने वाले हैं आप किसानों को? क्या रणनीति है? मुझे रणनीति समझा दीजिए। देखिए पूजा जी, एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3 तारीख को जो बैठक होगी केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ में किसानों की, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें समाधान निकलेगा और किसानों की जो बात है, किसानों के जो सुझाव है, उनको ध्यानपूर्वक सरकार सुनेगी और सुनने के बाद जो उनकी जायज मांगे हैं उन पर जरूर विचार करेगी सरकार, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। दूसरा, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वरिष्ठ पत्रकार जी अभी बता रहे थे पूजा मैडम कि चुनाव जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताना चाहूंगा वो तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं कि लोकतंत्र के अंदर देखिए पूजा मैडम, एक चुनाव एक जरिया है कि जो जनता है वो अपने मत का अधिकार जब करती है, अगर वो संतुष्ट है सरकार की योजनाओं से, नीतियों से, तो अपना मत उसको देती है। अगर वो नहीं है तो नाराज होकर उसके खिलाफ वोटिंग करती है। आज पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे बिहार हो, चाहे 58 में से 42 सीटें जितना हो, ये दिखाता है कि भाजपा की नीतियों से किसान भी और आम जनता संतुष्ट है। और कांग्रेस की जमानत अगर जब्त हो रही है, यूपी में सारी जगह जमानत जब्त हुई, गुजरात में जमानत जब्त हुई, मध्य प्रदेश में जमानत जब्त हुई, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस से लोग नाराज हैं, इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आज किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला है कि देश के किसान की जो आमदनी है उसको डबल करना है। अब आप मुझे बताइए, इतिहास के अंदर पहली बार 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के तौर पर हम देने का काम कर रहे हैं। मेरे घर साहब जो बता रहे थे मामले की, घर साहब 58,000 करोड़ रुपए का हमने किसानों को दिया है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके का काम किया है। ठीक है मैडम मैं बताना चाहूंगा, मैं लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ। बजरंग दास जी कुछ कह रहे हैं, बजरंग दास जी बोलिए। पूजा जी ये भूल जाते हैं, ये हरियाणा की धरती में बैठे हैं। भाई इलेक्शन सरकार का होता है, सरकार ने देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो तीनों कृषि कानून है वो तो किसानों के हित में है ही है। इसके साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके अपनी बात रखिए सर, सम्मान निधि के तौर पर पैसा दिया है। समझ तो आने दीजिए क्या कह रहे हैं। और उसकी फसल खराब होने पर हमने जो मुआवजा बढ़ाया किसानों का, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कांग्रेस के टाइम में जो 6,000 मुआवजा था फसल खराब होने पे उसको बढ़वा के 12,000 दिया है। और स्वामीनाथन जी की सिफारिशों की जो आप बात कर रहे थे, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर के कहा है कि स्वामीनाथन जी की अधिकतर सिफारिशों को हम लागू करते हैं सरकार के अंदर। और देखिए पूजा मैडम, सर एक एक करके अपनी बात रखिए सर, समझ तो आने दीजिए क्या बात कर रहे हैं, दर्शकों को तो सुनने दीजिए, जिस मुद्दे पर बात हो रही है समझने तो दीजिए क्या कह रहे हैं। एक एक करके बात रखेंगे तो समझ में आएगा ना सर, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ क्या बात कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को टाइम, नेहरा जी, नेहरा जी, नेहरा जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। नेहरा जी मेरे पास समय है पूरा, अभी मैं लौटती हूँ आपके पास। शंभू जी भी चर्चा में है, ओंकार सिंह जी भी चर्चा में है, मैं तीनों के पास लौटूंगी। 1 मिनट का वक्त दीजिए, कुछ कह रहे हैं बजरंग दास जी, बात कंप्लीट करने दीजिए उनको। बोलिए बजरंग दास जी, जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। असली मुद्दा पूजा जी पॉइंट टू पॉइंट लीजिए। ये है 3 कृषि काले कानून जो केंद्र सरकार ने किसान आड़ती मजदूर पे थोपे हैं, ये मुद्दा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 3 कानून, इन कानून के विरोध में किसान सड़कों पे है, आड़ती विरोध कर रहा है, मजदूर विरोध कर रहा है, किसके लिए ये कानून लेकर आए हैं? मैं कहना चाहता हूँ इस कानून को बनाने के लिए सरकार ने अपने बड़ी बड़ी कंपनियों के अंबानी अडवाणी जैसे बड़े बड़े एम्पायर को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लागू सर किया। कैसे पहुंच रहा है उनको फायदा, थोड़ा मुझे भी समझा दीजिए। मैं बताता हूँ पूजा जी फायदा क्या है। इन्होंने क्या कानून बनाया है, किसान की फसल एडवांस के अंदर पैदावार होने से पहले खेतों से ही किसान से एडवांस में एग्रीमेंट कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। और इनसे सवाल करने के 5 साल में अडानी अंबानी अमीर होंगे क्या? 5 साल में अडानी अंबानी अमीर होंगे क्या? वीरेंद्र जी सुन ले, अरे जवाब तो दे दो, आप शांत रखे को
आप लोग देखो। अच्छा नेहरा जी, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें कहा कि अपने खरबपति दोस्तों को तो जब आते हैं तो वो बीजेपी उनके लिए तो कालीन बिछा देती है और किसानों के लिए खड्डा खोदने का काम कर रही है, सड़क खोद रही है उनके लिए। ये आरोप प्रियंका गांधी की तरफ से भी लगाया गया आपको। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बंटी और बबली ट्वीट करते हैं ना, ये जहाँ भी जाते हैं बंटा घर कराते आते हैं कांग्रेस का, चले जाते हैं। तो इनकी बातों को पहली बात तो देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती। दूसरा पूजा मैडम, सर जब इनकी बातों को देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती तो किसानों ने कैसे गंभीरता से ले लिया? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना आपसे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनता इनकी बात को गंभीरता से सुनती नहीं है। मेरी पूरी बात सुनिए। बताइए सर, बताइए, एक एक करके बात कीजिए सर, पहले एक एक करके बात कीजिए। बजरंग दास जी 1 मिनट बोलने दीजिए, उनको समझाने दीजिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ मैं, एक बार समझाने दीजिए उनको। नेहरा जी बोलिए। आपका सवाल है, सुन लीजिए। नेहरा जी बोलिए। मेरी बात सुनो आप। बजरंग दास जी 1 मिनट, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र रखिए थोड़ा सा। अरे भैया वीरेंद्र भाई, हम कोई बोलना उससे पहले आप बोलने शुरू देते हो। नेहरा जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, 2 और मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका भी रिएक्शन लेना जरूरी है। नेहरा जी फटाफट अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैडम जैसे वो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को फायदा होगा, तो मेरा एक बड़ा विनम्र सवाल है, जब अपना नंबर आए नोट पर रखे बोलना कि क्या 5 साल के अंदर मैडम अडानी और अंबानी इस लेवल तक पहुंचे हैं? ये तो बहुत पहले से अमीर है। तो अमीर किसने बनाया इनको? कांग्रेस ने बनाया, पहली बात। दूसरा, जो उद्योगपति और व्यापारी हैं उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी काम करती आई है। हम तो गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए दोबारा से मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ चुनाया किसानों ने। और देखिए मैडम, हरियाणा प्रदेश के इतिहास के अंदर ये पहली सरकार है मैडम जिसको किसानों ने दोबारा चुना है। आप मुझे बताइए, हरियाणा के इतिहास में ये पहली सरकार है जो दोबारा चुन करके आई है, अपने पूर्ण बहुमत से चुन के आई है। आप बताइए, और किसानों के लिए हम जो काम कर रहे हैं, चाहे पीएम सम्मान निधि के तौर पर उनको 6,000 देना हो, ओंकार सिंह जी, और हमारे आदरणीय मैं लौट रही हूँ, दोनों के पास लौटूंगी। ठीक है ओंकार सिंह जी, कुछ कह रहे थे आप ओंकार सिंह जी? हाँ जी बोलिए। गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। पूजा जी मेरी बेनती है, ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले ना तो उन्होंने किसानों का भला किया ना किसी और का, और ये डिबेट में भी दोनों आपस में उलझकर जनता का टाइम खराब करते हैं। आज से पहले 6 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, सेंटर में भी स्टेट में भी। उस वक्त भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, और ये बीजेपी वाले जो आधे नंगे होके कह रहे थे हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, इन्होंने भी लागू नहीं करी। और आज इनको किसानों का आंदोलन नजर ही नहीं आता। अगर इनको किसानों का आंदोलन भी नजर आता तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपका साथी अकाली दल आपका साथ क्यों छोड़ गया? फिर मैं आपको बताने, बड़ौदा चुनाव जब ये बीजेपी हारी है तब इनके गठबंधन के नेता अजय चौटाला जी ने स्पष्ट स्पीच दी। उन्होंने बोला ये चुनाव हारने में कृषि बिलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज मैं स्पीच सुन रहा था इनके गठबंधन के नेता दिग्विजय चौटाला जी की। दिग्विजय चौटाला जी कह रहे हैं कि हरियाणा के किसानों के हित में, भारत के किसानों के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी को 3 दिसंबर की समय छोड़कर आज ही बात करनी चाहिए। जब इनके गठबंधन के नेता लेकिन ओंकार सिंह जी मुझे एक बात बताइए, बात करें किससे? जब ये सवाल इनसे किया जाता है कि 3 दिसंबर को कोई मुहूर्त निकला था कि जो इस तारीख को तय किया, वो कहते हैं बात किससे करें? वो कहते हैं कि हम हजारों लाखों किसानों से कैसे बात करें? वो तो कह रहे हैं कोई डेलीगेशन हो, प्रतिनिधि मंडल हो जिनसे बात की जाए, किससे बात करें? इनको सब मालूम है। जब ये गिरफ्तार करने लगती है तब तो ये गिरफ्तार कर लेते हैं किसान नेताओं को। वो कैसे गिरफ्तार करते हैं किसान नेताओं को? इनको सब पता कि कौन सा नेता कैसा है, इनके नॉलेज में है। और दूसरा ये कहते हैं कि कृषि बिलों से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, ये तो बात कहते हैं ना। मैं पूछना चाहता हूँ ये बिचौलिए कैसे खत्म हो जाएंगे? बिचौलिए का नाम बदल दिया, होलसेलर और रिटेलर। बिचौलिए तब खत्म होते हैं जब प्रोडक्ट करने वाले और प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले के बीच में कोई रास्ता आ जाता है, कोई बीच में नहीं होता। किसान के बाद बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, वो उद्योगपति अपनी क्षमता के अनुसार खरीदेंगे, भंडारण करेंगे और तब उपभोक्ता को बेचेंगे। ये तो व्यवस्था बहुत गंभीर होने वाली है। बिचौलिए खत्म नहीं होंगे, बिचौलिए बड़े बड़े आ जाएंगे। छोटे छोटे आड़ती खत्म करके ये बड़े बड़े बिचौलिए आ जाएंगे जो किसी की बात नहीं सुनने वाले, जिनकी लिमिट और अंतिम में उपभोक्ता को नुकसान। शंभू जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये बात तो घुमाते हैं। शंभू जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हाँ, जुड़ा हुआ हूँ, सुन जी पा रहा हूँ। जी शंभू जी, अब देखिए, एक तरफ तो ओंकार सिंह जी कह रहे हैं बिचौलिए खत्म नहीं होंगे बल्कि और बिचौलिए आ जाएंगे। सरकार कहती है कि हमने 2 ऑप्शंस खोल दिए किसानों के लिए। कैसे स्थिति से निपटा जाए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब यहाँ पर एक देश के ऐसे तबके की बात हो रही है जो एसी के कमरे में बैठ करके काम करना नहीं जानता बल्कि भरी दोपहरी में और सर्द रातों में अपने खेतों को सींचना जानता है, यहाँ पर अंबानी अडानी को बीच में लाया जाता है। संवेदनशील मुद्दों पर इस तरीके से राजनीति की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाए ना कि विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया राजनीतिक रोटियां सेकने का। देखिए, जो किसानों की स्थिति है, यहाँ तक पहुँचने अगर सरकार चाहती तो ये मुद्दा यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। आप शुरू में ही बात करते किसानों से, जब ये लोग आंदोलन या धरना प्रदर्शन के लिए आज से नहीं 2 दिनों से कर रहे हैं। पंजाब में बहुत समय से हो रहा है, हरियाणा में इससे पहले भी एक दौर हुआ है। बाकायदा किसान संगठनों ने अल्टीमेटम दे रखा था कि हम इतने तारीख को वहाँ पहुँचेंगे, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। तो आप दिल्ली की सीमा सील करने की बजाय आप शुरू में ही अगर बात करते और इनसे संवाद करते बजाय लाठी यूज करने के, तो निश्चित रूप से नौबत यहाँ तक नहीं आती। लेकिन चूंकि सरकार की टेंडेंसी रही है कि जन मुद्दों को खारिज कर देना, जो भी मांगे होती है उनको सरकार लगातार खारिज करती रही है। चाहे अभी आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 700 छोटे बड़े आंदोलन चल रहे हैं किसी न किसी मुद्दों को लेकर के, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन सरकार अपने स्तर पे कहीं उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं है। और इसमें मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, सभी दलों की सरकार शामिल हो। अगर कोई पंजाब में मामला होगा तो पंजाब सरकार वहाँ एड्रेस नहीं करती है, केंद्र की बात हो तो केंद्र सरकार एड्रेस नहीं करती है, तमिलनाडु में कोई सरकार है तो वो एड्रेस नहीं करती है, आंध्र प्रदेश में कोई सरकार है तो वो एड्रेस नहीं करती है। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाता, जो जनता के मुद्दे होते हैं उन पर संवेदनशीलता से बात नहीं होती। शंभू जी, एक सवाल है मेरा, मैं जरा स्थिति को भी समझना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है सभी जानते हैं। एक तरफ तो दिल्ली सरकार ने जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया कि अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा 500 रुपए की जगह 2000 रुपए का जुर्माना उस पर लगेगा। दूसरी तरफ समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को घटा रही है दिल्ली सरकार, वहां पर पहुंचती है, अगर संख्या से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं उनके चालान काट दिए जाते हैं। दूसरी तरफ कोरोना काल में किसानों को एंट्री की इजाजत दे दी कि आइए आप आराम से बैठ करके प्रदर्शन कीजिए। तो क्या कहीं ना कहीं ये दोहरा चेहरा क्या नहीं कहा जाएगा आम आदमी पार्टी का भी, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना को लेकर के आप इतने ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाहते हैं। आपको एक मुद्दा मिल गया, उसको लेकर आपने कह दिया आइए किसान और करिए प्रदर्शन दिल्ली में। एक्चुअली क्या है कि ये मौका तो केंद्र सरकार ने ही दिया है। जब बिहार में चुनाव होना था, आप उस चुनाव को 2 महीने टाल सकते थे, लेकिन आपने विधानसभा चुनाव कराया, चाहे उपचुनाव हो वो कराया, उसमें आपने प्रचार की अनुमति दी। तो पहले तो केंद्र सरकार ने ऐसा किया। अब जब दिल्ली में वही आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और चूंकि पुलिस प्रशासन सीधे केंद्र के अंदर में है, तो उनको मौका है कि जो ये केंद्र सरकार के ऐसा कर रही है कि किसानों पर जो भी लाठी प्रदर्शन हो या रोका जाए या जो भी उनको किया जाए, तो निश्चित रूप से चाहे मैं यही कर रहा हूँ कि किसी की भी सरकार हो वो दोहरा रवैया अपनाती है। अपने वोट बैंक के लिए कुछ और नीति उनकी होती है और जनमानस पर जब कानून की बात होती है तो उस वक्त उनकी कोई और नीति हो जाती है। कोरोना को लेकर के जितनी संजीदा सरकार को होना चाहिए उतनी संजीदा कोई भी सरकार नहीं है। एक छोटा सा रिएक्शन बजरंग दास जी से लूंगी। बजरंग दास जी, क्या किसानों के जरिए वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस तो बार बार कह रहे हैं कि आप हमें सत्ता में लाइए, सरकार हमारी बनाइए, हम करेंगे, एमएसपी को जरूरी कर देंगे, कानून ले आएंगे। तो क्या यहाँ पर किसानों के जरिए वोट साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार? माफ कीजिएगा कांग्रेस जी। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश के हित की लिए लड़ाई है, किसानों की, आड़ती की, मजदूर की पेट की लड़ाई है। मैं आपको समझाना चाहता था मगर वीरेंद्र जी बीच बीच में टोक रहे थे। ये 3 अदादेश आने से देश का किसान, आड़ती, मजदूर बर्बाद हो जाएगा। इसका मैं तरीका समझाता हूँ। इन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया, अनाज मंडी के अंदर किसान फसल बेचेगा तो उसके ऊपर तो मार्केट फीस लगेगी। अनाज मंडी के गेट के बाहर सब्जी बेचो, फल बेचो या अनाज बेचो, कोई मार्केट फीस नहीं लगेगी। मैं पूजा जी, हकीकत में स्थिति क्या है? जब आलू
टमाटर, गोभी, प्याज जब पैदावार आपकी होती है, जब फसल आती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, उस टाइम रेट डाउन कर देती है। आलू 2 रुपए से लेकर 7 रुपए तक बिकता है। आलू, टमाटर, प्याज रुलता है। वही आलू, प्याज, टमाटर, गोभी स्टॉक करने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर उसके दाम 35 रुपए लेकर 100 रुपए तक बिकता है। यही छूट लूट खसूट की केंद्र सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों को दी है। नेहरा जी कुछ कह रहे हैं। नेहरा जी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए, समय की कमी है मेरे पास। जनता को नेहरा जी आखिरी कमेंट। आज के अंदर जनता को ठीक है, महंगाई बजरंगदास जी जवाब देने दीजिए उनको। पूजा जी, नेहरा जी जल्दी से बात, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। नेहरा जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। नेहरा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों के मुद्दे पर किस तरीके से राजनीति होती है, ये पहले भी हमने देखा, आज भी हमने देखा। आज जब देश का अन्नदाता सड़कों पर है, सवाल ये उठ रहा है कि सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार बार बार एक बात का जिक्र कर रही है कि ये विपक्ष है, ये कांग्रेस है जो सरकार को है, जो यहाँ पर कामयाब नहीं होने दे रहा है और किसानों को बरगलाने का, गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस किसानों को बरगला भी रही है, गुमराह भी कर रही है, तो आखिर क्यों सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है किसानों को समझाने में? कहां पर चूक रह रही है जो किसान समझ नहीं पा रहे हैं? और इसी बीच लगातार आंदोलन और गहमा गहमी तेज होती जा रही है। अब यह आंदोलन कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि 6 और 7 महीने का सामान, राशन पानी बांधकर किसान अपने साथ दिल्ली में आए हैं और अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले जो किसानों की रणनीति थी वो ये थी कि दिल्ली में पहुंच करके हम प्रदर्शन करेंगे, तब तक वहां पर रहेंगे जब तक 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों के जत्थे वहां पर मौजूद हैं। तो किसानों की रणनीति क्या है, यह भी क्लियर नहीं हो पा रही है। सरकार किसानों को समझाने के लिए अब क्या करेगी, क्योंकि बातचीत से तो मसला ये जो है नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि हम किसानों को पहले भी समझाने की कोशिश कर चुके हैं। इसी के साथ बड़ा मुद्दा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।